अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवेल मेरा बख्त है तू की एपिसोड 5, जिसको आपके लिए तहरीर किया अना इलियास ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा वक्त है तू की एपिसोड 5 की तरफ। तुम्हें सफ़ा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कमरे में आते ही उसे अब्बू ज़र की आवाज़ सुनाई दी। वो जो पहले ही गुस्से में भरी कमरे में आई थी, उसकी हिमायत में अब्बू ज़र को बोलते सुनकर और आग बगुला हुई। मुझे इससे भी बुरी तरह उससे बात करनी चाहिए थी। शर्म नहीं आती उसे? इतनी बच्ची नहीं कि यूँ तुम्हारे साथ सोफे की हत्ती पर चढ़कर बैठे। ड्रेसिंग पर चीज़ें पटकते वो तड़क कर बोली, तुम क्यों अपने जहन से इस बात को नहीं निकाल देती कि सफ़ा को बड़ों के इस फैसले का ज़रा भर भी नहीं पता। सिर्फ मैं इस बात से वाकिफ़ था। वो अब भी मेरे लिए सिर्फ एक कज़न है। अबू ज़र झंझला कर बोला। बहन कहते तुम्हें दर्द उठता है क्या? उसने शोला पार निगाहों से ड्रेसिंग के मिरर में उसका अक्स देखा। मैं हर वक्त तुम्हें सफाइयाँ नहीं दे सकता। जो गन तुम्हारे दिमाग में है, मुझे उसे साफ़ करने की ख्वाहिश नहीं, इडियट। वो भी गुस्सीले लहजे में कहता तेज़ी से उसके पीछे से गुजरता वॉशरूम में बंद हो चुका था। ज़ायना हैरत से खड़ी उसके अल्फाज पर गौर करती रह गई। गुस्से का ग्राफ कुछ और बढ़ चुका था। आज उसे बुज़र से अपने और उसके बाहर जाने की बात करनी थी, मगर कुछ देर पहले लॉन्च में जो कुछ हुआ वो उसे सब भुला गया। सभी बैठे बातें कर रहे थे कि सफ़ा कोई फरमाइश लेकर अबू ज़र के सोफ़े की हत्ती पर बैठकर उसका बाजू ज़ोर से हिलाकर उसे मनाने वाले अंदाज में बोली। ज़ायना को ये तो याद ना रहा कि वो क्या कह रही है, मगर सफ़ा का वहाँ बैठना उसे शदीद नागवार गुजरा। देखने में तुम इतनी बच्ची नहीं लगती, तो हरकतें यूँ बच्चों वाली क्यों करती हो? वैसे तो इस घर में बड़ी कल्चर्ड बातें सिखाई जाती हैं। फूफो ने तुम्हें ये नहीं बताया कि अब्बू ज़र तुम्हारा भाई नहीं कज़न है, और कज़न से फांसी पर रहकर बात करते हैं। बगैर किसी का लिहाज किए वो जिस कदर मुँह फट अंदाज में बोली, सफ़ा को उसके अल्फाज पानी पानी कर गए। अबू ज़र को भी उसके अल्फाज से शदीद झटका लगा। ज़ायना तंबीही अंदाज में उसे घुरका। हाँ तो अब घर वाले नहीं बताएंगे तो क्या गैर बताएंगे कि महरम और नामहरम में क्या फ़र्क होता है? अबू ज़र की घुरकी को खातिर में लाए बगैर वो कंधे उचकाकर बोली। सफ़ा फ़ौरन से अबू ज़र से दूर होती लाउंज से ही चली गई। काश ये फ़र्क हर लड़की को पता हो। रफ़िया ने पुरतासुफ नज़र उस पर डाली। सफ़ा के पीछे वो भी लाउंज से निकल गईं। वो रफ़िया का उस पर तंज करना भूल नहीं पा रही थी। जिस लम्हे वो कपड़े बदल कर कमरे में आई, अबू ज़र पहले से बेड पर मौजूद था। ना सिर्फ मौजूद था, बल्कि करवट लिए अपनी जानिब का लैंप ऑफ किए लेट चुका था। मुझे तुमसे बात करनी है। वो इस लम्हे को किसी सूरत गंवाना नहीं चाहती थी। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, अबू ज़र ने दो टोक अंदाज में कहा। वो बेड पर उसके करीब बैठकर हौले से उसके कंधे पर हाथ रख गई, मगर उसके लम्स का भी इस लम्हे अबू ज़र पर रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा था। अब क्या हम दूसरों के लिए अपने दरमियान आने वाले इन लम्हात को यूँ ज़ाया क्या करेंगे? वो नाज से बोली। जानती थी उसे कैसे काबू करना है, मगर इस बात से बेखबर थी कि दिन ब दिन वो अपनी हरकतों और उसके घर वालों के साथ रवा रखने वाले सलूक से अपनी कदर उसके दिल से खोती जा रही है। अबू ज़र ने झटके से उसका हाथ अपने कंधे से हटाते रुख उसकी जानिब किया। वो दूसरे मेरे अपने हैं ज़ायना, वो दुरुस्तगी से बोला। अच्छा भाई, मुझे तुमसे बात करनी है, वो फिर लजाजत से बोली। सुन रहा हूँ मैं। उसका चेहरा हनूस संजीदा था, मगर रुख अब उसकी जानिब हो चुका था। मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर यहाँ एक पल नहीं रह सकती अबू ज़र। उसका बायां हाथ अपने हाथों में लेते वो लहजे में जितनी शीरनी भर सकती थी भर चुकी थी। और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं फ़िलहाल तुम्हारे साथ ले जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। कितनी बार हमारे दरमियान इस बात पर बहस होगी। तुम्हें सब साथ शादी से पहले बता दिया था। अगर तुम्हें इश्यूज़ थे तो मत करती ये शादी। वो इस वक्त पहले ही बहुत भरा बैठा था। उसकी फिर वही ज़िद सुनकर हत्ते से उखड़ गया। ओह, तो अब तुम्हें ये रिश्ता खटकने लगा है। साफ साफ कहो, तुम्हें मैं अब बुरी लग रही हूँ। खूब फूफो और तुम्हारी इस होती सोती ने तुम्हारे कान भर रखे हैं मेरे खिलाफ।
वो भी मोहब्बत का चोला उतार कर फिर से अपनी उसी टोन में बोली, जस्ट शट अप ज़ायना, यू आर अ सिक वुमन। उसकी धार पर ज़ायना का मुंह खुला रह गया। गुस्से से बेड से उठकर वो कमरे से ही बाहर निकल गया, वरना उसे डर था शायद ये रात उनके दरमियान आखिरी रात होती। घर में अजीब सा तनाव था। वो खाना खाकर छत पर आ गई। नीचे रहकर उसे घुटन महसूस हो रही थी। कुछ देर वो ताज़ा फिज़ा में रहना चाहती थी, सुकून महसूस करना चाहती थी, मगर ये सुकून कुछ ही देर में गारत करने के लिए वो उसके पीछे आ चुका था। कदमों की चाप पर उसने गर्दन मोड़ कर देखा। ब्लैक ट्राउज़र पर ग्रे टी शर्ट पहने वो लम्हा उसके करीब आ रहा था। उसे देखकर सफ़ा ने बिल्कुल ऐसे मुंह बनाया जैसे कड़वी गोली खा ली हो। कल तक तुम्हें फारी से बेहद मोहब्बत थी, उसके लिए तुम मुझे कबूल करने को भी तैयार थी, तो फिर अब क्या हुआ? बस इतने दिनों का प्यार था फरहान से, वो उसे जिद करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। आप जैसे बेहिस को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरा और फरहान का क्या रिश्ता है और मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। दोनों हाथ सीने पर बांधे रीलिंग के सहारे खड़ी वो दाएं जानिब सामने नजर आती सड़क को देख रही थी। आई सी। तो फिर ये बताओ कि किसी और से शादी करके क्या तुम फरहान को तकलीफ में मुब्तला नहीं करोगी? वो उसे हर सूरत मना लेना चाहता था। क्यों? ये उसे भी समझ नहीं आ रहा था। कल तक फरहान की खातिर आपको कबूल करने पर आप मुझे फारी को सीढ़ी बनाने का ताना दे रहे थे, तो फिर अब फरहान को बीच में लाने पर मैं क्या समझूं? रुख मोड़ कर उसकी आंखों में झांकते इस सहजाइया हंसी हंसते जो कुछ वो उसे कह गई थी वो बुजुर्ग को लाजवाब कर गया। फरहान को तुम्हारी ज़रूरत है। चंद लम्हों बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुआ। उसे पहले भी मेरी ज़रूरत थी, मगर अफसोस आपको ये बात बहुत देर से समझ आई। वक्त हर बार आपकी ख्वाहिश के ताबे नहीं हो सकता। कभी वक्त की लगामें किसी और के हाथ में भी आ सकती हैं। तमस्खुर उड़ाती नज़रों से उसे देखती वो बहुत कुछ बावर करवा गई थी। रीलिंग से हटकर वो नीचे जाने वाली सीढ़ियों की जाने बढ़ी। अभी चंद कदम ही चली थी कि उसकी आवाज़ पर यकलख्त रुकी। और अगर वो लड़का खुद इनकार कर दे तब? वो जितना अपने गुस्से को काबू में रख रही थी, अबू ज़र इतना ही उसका इम्तिहान लेने पर तुला था। आखिर एकदम मुझ में ऐसा क्या नज़र आ गया आपको कि आप मुझ जैसी इमेच्योर लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने पर तुल गए हैं? वो झंझलाकर मुड़ती सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। मैं तुम्हें फरहान की ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। बाप की हैसियत से मैं आज तक उसे वो मोहब्बत नहीं दे सका जो उसका हक़ था, मगर मैं तुम्हें उसके साथ हमेशा के लिए जोड़कर कुछ हक़ अदा करना चाहता हूँ। वो जो कुछ और सुनने के लिए ठहरी थी उसकी सफ़ाकी पर जी जान से सुलग उठी। आप हमेशा से खुदगर्ज ही रहे हैं। उसकी नज़रों में लहजे में अफसोस था। काफ़ी बेहतर जानती हो तुम मुझे। आहिस्ता रवि से चलता वो ऐन उसके मुकाबिल ठहरा। चेहरा नज़रें सब सपाट थीं, बेतासुर थीं। सफ़ा का दिल कर लाया। उसकी हर कोशिश को नाकाम करते हुए वो जा चुका था, मगर उसने भी हार नहीं मानी थी। 6 माह बाद ही सबसे लड़भड़ कर माँ की शय पर वो उसके पीछे जा पहुँची थी। शदीद गुस्से के बावजूद वो उसे एयरपोर्ट लेने आया था। तुम्हारी ज़िद हम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ेगी ज़ायना। वो उसकी ज़िद्दी तबीयत से अब तंग आ गया था। ये ज़िद नहीं, मेरी मोहब्बत है, अगर तुम्हें समझ में आए तब। वो भी कहाँ उसके गुस्से से दबने वाली थी। और अगर तुम खुद की हमेशा सही मानने की बजाय दूसरों की सुनना शुरू करो तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम भी कहीं गलत हो, और जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो वो कहीं नहीं थी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक टारगेट था, जिसे हासिल करना, उसके पीछे आना, ये सब तुम्हारी ख्वाहिश थी, मोहब्बत नहीं। अबू ज़र को महसूस हुआ था कि शादी के बाद ही वो ज़ायना को समझा है, उससे पहले वो एक धोखा थी। तुम्हें कदर ही नहीं मेरी। उसका आईना दिखाना ज़ायना के लिए काबिल कबूल नहीं था। अब की बार अबू ज़र खामोश रहा और ये खामोशी उनके रिश्ते का खासा बन गई। वहाँ आकर उसके रंग ढंग ही बदल गए। या अबू ज़र को लगे वो पहले भी बोल्ड थी, मगर अब तो वो उसे ओवर लगती थी। कम कम ही वो घर टिकती, न जाने कहाँ कहाँ दोस्तियाँ कर ली थी उससे। पाकिस्तान में उसे जॉब करना पसंद नहीं था, मगर यहाँ आकर वो जॉब कर रही थी। दोनों समंदर के दो किनारों की तरह
اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ اگر فاران کی آمد نہ ہوتی، جہاں ابوذر کو اس کی امید سے ہونے کی خبر نے خوشی سے بحال کر دیا تھا، وہیں زائنہ اس خبر پر آگ بگولا تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ جو اپنے آنے والے بچے کو ختم کرنے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی، ابوذر اس کی خواہش جان کر آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ پاگل میں نہیں، تم ہو چکے ہو۔ تمہیں مجھ سے غرض نہیں، مگر ٹپیکل پاکستانی مرد کی طرح اس بچے کے لیے مرے جا رہے ہو۔ مگر کان کھول کر سن لو، مجھے ابھی اپنی زندگی جینی ہے، میں ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ اپنی آگ اگلتی نظروں کو اس کے چہرے پر جمائے وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا رہی تھی۔ تمہیں کسی بھی رشتے سے کوئی محبت نہیں، سوائے اپنی ذات کے۔ کس مٹی سے بنی ہو تم؟ وہ پرتعصب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میرے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی میں اس تعلق کو اب مزید چلنے نہیں دے سکتی۔ تو پھر یہ بچہ؟ اس کی بات سن کر اب کی بار ابوذر سکتے میں آ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے رشتے میں خوشگوار یادیں تھوڑی تھیں، ان کا تعلق بڑا سرسری رہ گیا تھا، مگر وہ اسے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نہج پر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بہت بار اسے سمجھا بھی چکا تھا، کئی بار اس رشتے کو چانس دیا تھا، مگر اس کا بے لچک رویہ دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا تھا، یہی سوچ کر کہ شاید ان دونوں کو کچھ اسپیس چاہیے، شاید کچھ وقت ایک دوسرے سے لاتعلق رہ کر وہ اور زائنہ کچھ بہتر انداز میں سوچیں۔ مگر وہ اس انداز میں سوچے گی، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آر یو کریزی؟ وہ فقط یہی کہہ سکا۔ میں نے بہت سوچا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمارا الگ ہونا بہتر ہے۔ شاید ہم دونوں نے جذبات میں یہ فیصلہ کیا تھا۔ تم وہ نہیں رہے جسے میں یونی میں جانتی تھی۔ تمہاری سوچ، تمہاری عادتیں سب میرے مطابق نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ رشتہ اور ٹاکسک ہو، ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ اسے یہ وقت بالکل صحیح لگا تھا ابوذر کو اپنا فیصلہ سنانے کے لیے۔ اور ایسی صورت میں تو میں تمہارا کوئی بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ اس کی اگلی بات پر ابوذر کو لگا اب اس کے صبر کی تنابیں ٹوٹ جائیں گی۔ جسٹ شٹ اپ زائنہ، جسٹ شٹ اپ۔ کچھ سوچا ہے تم نے اس فیصلے سے ہمارے گھر والوں پر کیا اثر پڑے گا؟ رشتے توڑنا جوڑنا اتنا ہی آسان ہے کیا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زائنہ کو ہو کیا گیا ہے۔ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، یہ میری زندگی ہے، اور جب میں خوش نہیں کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اس کا انداز ہنوز بے لچک تھا۔ تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس حد تک نہ جائے۔ میں ابھی سب ٹھیک کر رہی ہوں۔ اور پھر یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رکا۔ ہر گزرتا دن ان کے درمیان تلخیاں بڑھاتا گیا۔ اس سب میں اس کی پریگننسی کو 3 ماہ گزر گئے۔ زائنہ کسی صورت اس بچے کو پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابوذر کو بتائے بنا وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس وقت بچے کو ضائع کرنا آپ کے لیے کمپلیکیشنز پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے ہر طرح کے نتائج سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی گھر آئی۔ ابوذر پہلے سے موجود تھا۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے یہ عذاب میرے گلے پڑا ہے۔ وہ اپنا غصہ اس پر نکالنے لگی۔ تم انداز ابھی نہیں کر سکتی اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، جس کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ ان سے پوچھو جو بے اولاد ہیں۔ وہ اسے فقط افسوس سے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے تمہارا لیکچر نہیں سننا، وہ تڑک کر بولی۔ میں نے بہت سوچا ہے اس رشتے کو لے کر۔ میں تمہیں چھوڑنے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ جو اتنے دنوں سے اسی ادھیڑ بند میں تھا کہ اس رشتے کو کسی حتمی نتیجے تک پہنچائے، اس لمحے زائنہ کی باتیں سن کر وہ یہ مشکل فیصلہ لینے کو تیار تھا۔ جو کہو گے وہ مانوں گی۔ اس کی جلد بازی پر وہ کتنے ہی لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا یہ وہی تھی جو اس سے شادی کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار تھی، اور آج اس سے الگ ہونے پر اپنی اولاد کی جان کی بازی لگانے کو تیار تھی؟ کچھ لوگوں کے چہروں پر اتنے نقاب ہوتے ہیں کہ ہم کبھی انہیں سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ابوذر کو اس لمحے اپنا آپ کسی چوغت سے کم نہیں لگا تھا۔ رفیہ نے صحیح کہا تھا، وہ کبھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گا۔ اسے اس لمحہ ماں بری طرح یاد آئی تھی، مگر اسے اب اس سب کو خود ٹھیک کرنا تھا۔ تم مجھے میری اولاد دے دو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ کس مشکل سے اس نے یہ لفظ ادا کیے تھے، یہ وہی جانتا تھا۔
وہ جتنی بری سہی، مگر وہ اتنے برے فعل کو کرنے کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پر اولاد کے لیے وہ یہ بھی داؤ پر لگانے کو تیار تھا۔ اس لمحے میں اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی خاطر اس کے ماں باپ نے ایسی لڑکی کو بھی برداشت کر لیا تھا جیسے وہ اپنی اولاد کے لیے اسے چند ماہ اور برداشت کرنے والا تھا۔ ابھی تو اس کا بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، مگر اولاد کی محبت کا احساس ہر دوسرے احساس پر حاوی ہو گیا تھا۔ مجھے منظور ہے۔ چند پل بھی زائنہ نے سوچنے کے لیے نہیں لیے تھے۔ ابوذر اس کے اتنی جلدی ماننے پر لب سختی سے بھیج گیا۔ رشتے زبردستی نبھائے نہیں جاتے، انہیں نبھانے کے لیے دو طرفہ ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایک سرا ساتھ چھوڑ جائے تو دوسرا سرا فقط ہوا میں معلق رہ جاتا ہے، اور پھر کتنی دیر، آخر وہ بھی اپنے مقام کو چل یا بدیر چھوڑ دیتا ہے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔